ठीक है, तो ओए वायरस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो वायरस के बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं कौन सा टॉपिक, वायरॉइड्स। और एक टर्म और आता है इसमें, प्रियॉन्स। देखो इसका याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। आपने प्लांट वायरस देखे थे, और प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। उसके बाहर क्या होता है, कैप्सिड। हटा दो, हटा दो, तो वायरस क्या हो गया, नेकेड। या फिर आप बोल सकते हो बिना कैप्सिड का वायरस, प्लांट वायरस। बिना कैप्सिड का प्लांट वायरस क्या होते, वायरॉइड्स होते। ठीक है, तो बताओ फिर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या, आरएनए। देखो पहले साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जब पैथोजन की बात आती तो सबसे छोटे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म माने जाते थे बैक्टीरिया। बाद में पता चला कि नहीं भैया, इनसे भी छोटे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वायरस। फिर बाद में पता चला नहीं 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 नहीं, वायरस से भी छोटे कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं। और बेसिकली ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आरएनए है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो खुद एज इट इज़ रोल प्ले कर रहा है किसका, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स का, है ना। अच्छा, ये जब आरएनए एज ए जेनेटिक आरएनए एज ए इन्फेक्शियस अगर पार्टिकल अगर होगा तो ये किसको इन्फेक्ट करेगा, प्लांट को कि एनिमल को। मैंने बोला था कि प्लांट वायरस है, तो इन्फेक्शन किसको कॉज करेगा। तो इसमें एक आता है जैसे क्राइसेंथेमम स्टंट आता है, और एक आता है उसमें सिट्रस कैंकर आता है ना, जो इससे होता है बीमारी। अच्छा, जब आरएनए होगा तो इसको क्या होना चाहिए, लूजली पैक्ड होना चाहिए कि कॉम्पैक्टली पैक्ड। देखो इसके ऊपर कोई कैप्सिड है नहीं, तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो उसको क्या होना चाहिए, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होना चाहिए, मतलब हाईली कॉइल्ड होता है। छोटा आरएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए कि बहुत बड़ा आरएनए मॉलिक्यूल, बड़ा होगा तो बेटा टूट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई कैप्सिड है ही नहीं। बस याद रखना कि साइंटिस्ट जिन्होंने रात में डिनर करते हुए इसको डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या होगा, बस, तो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, और वो भी कब, 1971। मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ना। और ये वायरस से भी क्या होते हैं, छोटे स्मॉलर इन्फेक्शियस पार्टिकल, infectious particles smaller than virus, smaller than virus। इसको हम समझने के लिए बोल सकते हैं नेकेड वायरस, या फिर बोल सकते हैं वायरस विदाउट कैप्सिड, वायरस विदाउट कैप्सिड। जैसे आपने पहले पढ़ा था बैक्टीरिया, और बिना सेल वॉल के बैक्टीरिया को माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे समझ लेना कि ये माइकोप्लाज्मा है, मतलब इनके ऊपर कैप्सिड नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो, और इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा इसमें, तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। और आरएनए क्या होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट की ज़्यादा होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, कॉम्पैक्टली, या फिर हम बोलेंगे कि हाईली कॉइल्ड होता है, और हाईली कॉइल्ड होता है। और ये इन्फेक्शन किसको करेगा, प्लांट को कि एनिमल को, इन्फेक्शन सिर्फ करता है किसको, प्लांट्स को। और इसमें दो एग्जांपल याद रखेंगे हम, कौन सा, सिट्रस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर डिजीज, एंड दूसरा आता है क्राई सेंथेमम। ठीक है, तो ये दो डिजीज याद रखना किससे होती है, बस हो गया खत्म। अगर ये बेटा प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो ये वाला सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करता है। देखो अब तक साइंटिस्ट का ये मानना था, एंड आप लोग भी जानते हो कि बिना जेनेटिक मटेरियल के कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। ये अगर वायरस भी है तो बेटा जेनेटिक मटेरियल तो है ही है ना। तो अब तक साइंटिस्ट का मानना था कि जेनेटिक मटेरियल तो होना ही चाहिए, पर पहली बार उनकी थ्योरी ब्रेक हो गई प्रियॉन्स के साथ। पी से प्रियॉन और पी से प्रोटीन। पहली बार उनको लगा कि बिना जेनेटिक मटेरियल का कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल भी हो सकता है, और वो कौन होता है, नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें एक ही एग्जांपल याद रखना, ये नहीं, हाँ हाँ हाँ, पोटैटो स्पिंडल वाला था,
कौन सा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PST, हाँ, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये होता है ना पीरियड्स। अच्छा, प्रियॉन्स हम लोग बोलते थे कि एक ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल जिनका जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्रोटीन है जो खुद बिगड़ी हुई है और दूसरों को बिगाड़ने का काम करती है ना। और प्रोटीन के बिगड़ने का मतलब क्या है कि प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गया है या फिर उसमें अनफोल्डिंग हो गई है, उसका 3D स्ट्रक्चर खराब हो गया है। और ख़राब क्यों हो गया? क्योंकि इसका माथा ख़राब है। और बेसिकली प्रियॉन जो है वो सिर्फ ब्रेन को इन्फेक्ट करता है ना, और ब्रेन के अंदर भी मतलब न्यूरॉन्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो कोई भी न्यूरॉन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक ऐसी प्रोटीन जो खुद बिगड़ जाए, मतलब उसमें उसका 3D है ना कॉन्फॉर्मेशनल अगर ख़राब हो जाए, खुद का तो ख़राब हुआ ही हुआ है, दूसरों को और ख़राब करती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स। एंड आप लोग जानते हो न्यूरॉन की अगर कोई प्रोटीन अगर डीनेचर्ड हो जाए, ख़राब हो जाए, उसमें अनफोल्डिंग आ जाए, तो उसकी वजह से काम होंगे ही नहीं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा? माथा ख़राब हो जाएगा फिर, है ना। तो प्रियॉन्स जो है वो बेसिकली क्या है? दिस इज़ अ इन्फेक्शियस, ये क्या होती है? प्रोटीन होती है जो खुद कैसी होती है? अनफोल्डेड प्रोटीन होगी, which induces unfolding on other protein, unfolding in other protein, खुद बिगड़ी है और दूसरों को बिगाड़ने का काम करती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स। एंड प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट एल्पलर ने, डिस्कवर्ड बाय एल्पलर, ठीक है। और प्रियॉन जो है वो बेसिकली सिर्फ किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्ट ओनली एनिमल्स, और एनिमल्स के अंदर भी ये सिर्फ इन्फेक्ट करता है किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, है ना, और न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है। और बेसिकली इसमें अगर डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे इनके डिजीज़ के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो प्रियॉन्स की वजह से ह्यूमन के अंदर 2 डिजीज़ होती है। एक होती है कुरू डिजीज़, जिसको हम लोग और बोलते हैं लाफिंग डेथ, ये नहीं कि पर्सन की हंसते हंसते डेथ हो जाती है, ठीक है, डिजीज़ का नाम है। तो एक तो हो जाएगा कुरू डिजीज़, एंड दूसरा होता है CFJ, फुल फॉर्म लिख लेना, क्रोट्स फेल्ट जैकॉब डिजीज़, क्रोट फेल्ट जैकॉब डिजीज़, ये भी कहाँ पे होता है? ह्यूमन के अंदर होता है। अच्छा, दूसरा इसमें आ जाएगा कैटल, एंड कैटल के अंदर होता है कौन सा? एक ही डिजीज़ याद रखना, BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एंड एनसेफेलोपैथी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ब्रेन के लिए, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एंड तीसरा याद करना तो सबसे आसान है, इसको याद करना सबसे आसान है, क्योंकि एस से और एस से स्कैर्पी डिजीज़, है ना। अच्छा, जब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना ये वाला, सबसे ज़्यादा मोस्ट नोटेबल डिजीज़, ठीक है। तो इसके साथ ही ये पार्ट कंप्लीट हो गया। बस अब इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक आपका माइक्रोराइजर बचा हुआ है और एक आपका लाइकेन बचा हुआ है, ठीक है, लिख लो इसको।